हेलो एवरीवन, दिस इज़ कविता एंड वेलकम टू अवर चैनल। सो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम पटवारी पेपर, जो अभी आपने आज पेपर दिया है रिसेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसे आए हैं। मैं स्पेसिफिकली आपके साथ अभी इंग्लिश का पोर्शन लेकर डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़, पेपर में हमारे 24 मार्क्स के क्वेश्चन थे इंग्लिश के और उतने ही आए हुए हैं। और टॉपिक्स जो एग्जाम में आए हैं वही टॉपिक्स आए हुए हैं जो सिलेबस में मेंशन किए हुए थे। बीट एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन दिखेगा आपको नरेशन दिखने वाली है यहाँ पे पेपर में, आपको मॉडल वर्ब के क्वेश्चन दिखने वाले हैं, प्रपोजिशन से क्वेश्चन आया है, आर्टिकल का क्वेश्चन दिखेगा आपको, ईडियम फ्रेजेस का क्वेश्चन दिखेगा आपको, एंटोनियम सिनोनियम और आरसी के कोई 2 क्वेश्चन दिखेंगे आपको। तो कहने का मतलब क्या है, जो सिलेबस डाला था उसी से पेपर आया है, बाहर का आउट ऑफ सिलेबस कोई भी इंग्लिश का पेपर इसमें क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। अगर पेपर की बात की जाए कि इजी था, मॉडरेट था या हाई लेवल था, तो सिंपल कहें तो ये पेपर मॉडरेट लेवल का ही था। डेफिनेटली जो बिगनर्स बच्चे होते हैं उनको पढ़ना ही पड़ेगा इंग्लिश को, अदरवाइज पेपर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इंग्लिश सेक्शन की बात करें अगर हम तो स्पेसिफिकली, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने पहले के पेपर देखे होंगे बीट सुपरवाइजर का या वीएलडब्ल्यू का, तो क्वेश्चन जो थे ना बहुत ही इजी होते इंग्लिश के, लेकिन इस बार थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ थोड़ा सा हेरा फेरी की हुई है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। बाकी पेपर इजी ही रहेगा हमारा। अब अगर कोई क्वेश्चन गलत दिया होगा, रॉन्ग क्वेश्चन दिया होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन हम उस पर डिबेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप लोग भी अपने कमेंट करेंगे साथ साथ में कि आपको क्या आंसर उसका सही लग रहा है, ठीक है ना। आई अगेन रिपीट कर रही हूँ, हम डिबेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। जब आपकी आंसर की आएगी तो हम सबको एग्जैक्ट आंसर का उसका पता लग ही जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम टाइम ज़ाया नहीं करते हुए हम पेपर को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। एंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। Now the first question is that is 33 and this question the sentence is broken into 4 part। आपको क्वेश्चन दे रखा है एरर वाला, है ना, स्लैश लगे तो एरर वाला है, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। लिखा है शी टेस्ट स्लैश द सॉस टू स्लैश फाइंड आउट वेदर इट इज टेस्टफुल और नॉट। उसने टेस्ट किया सॉस को चेक करने के लिए कि क्या वो टेस्टफुल है या नहीं है। तो गलती पहले ही पार्ट में, शी टेस्ट, देखो सब्जेक्ट वर्ब का टॉपिक है ये। सब्जेक्ट क्या है, शी है, शी कैसा है हमारा, सिंगुलर है। सब्जेक्ट वर्ब के लॉयल होती तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए हमारी, सिंगुलर। तो यहाँ तो टेस्ट लिखा है ना, टेस्ट नहीं था यहाँ पे टेस्ट होना चाहिए था, टेस्ट एस लगना चाहिए था, ठीक है ना। तो आपका जो ए पार्ट है उसमें आप करके आओगे एरर, ठीक है ना। टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट वर्ब है, हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 5 स्कैटर्ड सेगमेंट्स ऑफ सेंटेंस। मतलब आपको क्या दिया हुआ यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का है, आपको 5 पार्ट दे रखे हैं, आपको इनको सीक्वेंस में जोड़ना है, ठीक है ना। अब देखो लिखा है हु सिक्योर्स, तो पहली बात हु से स्टेटमेंट सेंटेंस की शुरुआत होगी ही नहीं। तो देख लो पी वाला कहीं स्टार्टिंग में दे रखा है, यस पहले में, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा आपका। सेकंड है विल रिसीव अ ट्रॉफी, अगेन विल से भी स्टार्ट नहीं करेंगे हम। अगर आपने क्लास पढ़ी तो आपको पता है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, हमने उसको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो जहाँ पे क्यू है वो काट दो आप, क्यू बी में भी और क्यू डी में भी है। तो देखते हैं जो आपका आंसर बन गया दैट इज सी वाला। और सी क्या आपका सी वाला क्या आपका, दैट इज सी क्या आपका SPRQ। इसको आप चेक भी कर लो एक बार, तो देख लो एस में क्या लिखा हुआ है, द चाइल्ड, ये फर्स्ट बन गया आपका। सेकंड हु सिक्योर्स, थर्ड द हाईएस्ट मार्क विल रिसीव अ ट्रॉफी, वो बच्चा जो अच्छे मार्क सिक्योर करेगा, हाईएस्ट स्कोर करेगा, उसको ट्रॉफी मिलेगी। सेंटेंस सही बन गया हमारा, तो सी वाला आ गया। हमने क्या किया, हमने एलिमिनेशन से अपना काम कर दिया, ठीक है ना। 35th क्वेश्चन बोला है अगेन 5 स्कैटर्ड सेगमेंट वाला है। सेम क्वेश्चन जो पीछे हमने किया वही है, आपके पास 5-4 स्टेटमेंट दे रखी है, इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। अब देखो वॉज लेट, द वॉज से स्टार्ट तो नहीं होगा, तो पी वाला कहीं पर है, यस ए है तो काट दो। द ट्री यहाँ से हम कर सकते हैं क्योंकि इस बात कॉमा दे रखा है, ट्री की बात चल रही है, ठीक है ना। कॉमा द ब्रांचेस ऑफ विच ओवरहंग द स्ट्रीट। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ना मुझे, यहाँ पे अगर हम इससे बनाएंगे अपने क्यू से कि द ट्री वॉज लेड विथ फ्रूट, ट्री क्या है हमारा, भरा हुआ है, किन से, फ्रूट से भरा हुआ है। ओवरहंग द स्ट्रीट, स्ट्रीट को ओवरहंग कर रहा है, द ब्रांचेस ऑफ विच, तो ये नहीं बन रहा हमारा, तो ये हमारा जो बी वाला है ये भी नहीं बनेगा यहाँ पे। अगर हम अपने इसको देखें क्यू वाले को अगेन, क्योंकि हमने कहा कि द ट्री से बन सकता है, तो डी को पकड़ के देखते हैं पहले हम लोग। द ट्री, अगेन द ट्री, अब बोला है द ब्रांचेस ऑफ विच, ट्री के बाद उसकी ब्रांचेस, तो बिल्कुल सही बन रहा है कि ट्री की ही ब्रांचेस हैं। बाद में बोला है वॉज लेड विथ फ्रूट, उसकी जो ब्रांचेस है उसमें क्या है, फ्रूट्स भर भर के लगे हुए हैं। ओवर हंग द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट को हंग कर रहा है। देखो ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन अब इन्होंने गड़बड़ क्या कर दी है यहाँ पर, इन्होंने जो गड़बड़ की है यहाँ इस वाले पार्ट में गड़बड़ क्या किया इन्होंने यहाँ पे ना इस ओवरहंग द स्ट्रीट के बाद कॉमा लगाया है। और हम पता है हमें कि जो मीनिंगफुल सेंटेंस होता है उसकी बिगिनिंग किससे होती है, कैपिटल से होती है, और जो एंड होता है उसमें कॉमा नहीं आएगा, एंड में हमारा फुल स्टॉप होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हमारा ये पार्ट यहाँ पर ना कुछ सही नहीं बैठ रहा है अभी डी वाला। चलो सी को देखते हैं, सी में क्या कहा है। सी में कहा हुआ है हमें कि ओवरहंग द
स्ट्रीट, स्ट्रीट पे जो ओवरहंग हुए हैं, वॉज लेड विद द फ्रूट, वो भरे हुए किससे, वो फ्रूट से भरे हुए हैं। द ब्रांचेज ऑफ विच, जिसकी जो ब्रांचेज हैं, जिसकी जो द ब्रांचेज ऑफ विच, द ब्रांचेज ऑफ विच द ट्री। कहीं ना कहीं हमारा ये सेंटेंस जो है सही बन रहा है, SPRQ। क्योंकि देखो सेंटेंस को कैसे कहा है, इसने कहा है कि ओवरहंग द स्ट्रीट, स्ट्रीट पे जो ओवरहंग हुए हुए हैं, कॉमा उसके बाद उसके ऊपर क्या है, वहाँ पे फ्रूट लगे हुए हैं, वॉज लेड विथ फ्रूट, जो भी चीज़ वहाँ पर है उस पर फ्रूट लगे हुए हैं। एंड उसकी जो ब्रांचेज है, द ब्रांचेज ऑफ विच द ट्री, उसकी जो ब्रांचेज है वही ट्री है, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो इसका जो सही आंसर बन के आ रहा है वो C आ रहा है, लेकिन D भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने साइड पे रख लिया है, 35th क्वेश्चन को। आप लोग कमेंट करना मुझे कि 35th का आप लोगों ने क्या मार्क किया है, ठीक है ना। अगर ग्रामेटिकली देखा जाए, एग्जैक्ट जो सीक्वेंस बन रहा है सेंटेंस का वो बन रहा है QRPS, लेकिन मैं गलत क्यों उसको कह रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसमें एंड में हमारा ओवरहंग द स्ट्रीट के बाद कॉमा आ रहा है, और हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें तो कॉमा आना नहीं चाहिए था, है ना। या तो ये सेंटेंस फिर ऐसा होता ना, अगर हमारा, मैं इसको लिख के दिखाती हूँ कहीं पे आपको, एक सेकेंड लिख देती हूँ इसको मैं। अगर सेंटेंस ऐसा होता ना कि द ट्री कॉमा हुज ब्रांचेस overhung the street, comma was laden with fruit, वो भरे हैं किससे, फ्रूट से, तो भी ये सही होता, ठीक है ना, कि जो ट्री है उसी की जो ब्रांचेज हैं, जिसकी ब्रांचेज हैं was laden with fruit overhung the street, ठीक है ना, overhung the street was laden with fruit, अगर ये होता तो भी सही होता। लेकिन फिलहाल के लिए आप मान के इसको भी चल सकते हो कि किसको, कि जो ट्री है, द ट्री, पहला इसको कर लो द ट्री, यहाँ कर लो द ट्री, द ब्रांचेज ऑफ विच QR कर लो, इसके बाद ओवरहंग द स्ट्रीट S वॉज लेड विद फ्रूट, जो भरे हैं किससे, फ्रूट से, QRSP, ठीक है ना। कोई ऑप्शन है QRSP वाला, एक सेकेंड दीजिए मुझे, क्वेश्चन थोड़ा सा देखो। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखने दो मुझे ज़रा, क्या गड़बड़ कर दी हमने। इसको ऐसे कर लेते हैं, अगर हम, क्या है, द ट्री, इसको फर्स्ट मार्क कर लिया मैंने, द ट्री, सेकंड द ब्रांचेज ऑफ विच, सेकंड ओवरहंग द स्ट्रीट, थर्ड ओवरहंग द स्ट्रीट, थर्ड वॉज लेड विद फ्रूट, ठीक ठीक ठीक। तो इसका आप कर लो QRSP, कोई ऑप्शन है QRSP वाला, हाँ। तो इसका इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है ना हमें, ठीक है ना। कभी कभार क्वेश्चन में टाइम लग जाता है, और देखो चालाकी देखो यहाँ पे आप, पहला जो था ना इसके पहले वाला क्यू, यहाँ पे जो QRSP है ना, सही है। देखो 34th बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया इन्होंने, 34th ना बहुत बेसिक है, ये हर कोई कर सकता है, नो डाउट। 35th में क्या किया है, थोड़ा घुमा दिया है, लेवल बढ़ा दिया है, ठीक है ना, ताकि बच्चे का टाइम लगे, बाकी आंसर निकल ही आता है हमारा, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन हमारे किसके आए थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के आए थे, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज। अच्छा, ये सिंपल नरेशन क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट से आपको बनाना है, क्या डायरेक्ट स्पीच से बनाना है, आपको इनडायरेक्ट को फॉर्म करना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, माय नेफ्यू सेड, देखो सेड का हर जगह सेड होगा, इससे आप एरर को नहीं निकाल सकते हो, आपको बाकी चीज़ देखनी है। आई हैव डिसाइडेड टू मेक कोचिंग इन बैडमिंटन, तो सिंपल है ना, हैव डिसाइडेड है ना यहाँ पे, तो हैड हो जाना चाहिए इसका। देख लो कहाँ पर है, देखो ही इज डिसाइडिंग, तो ये तो होगा नहीं, ही वॉज पास्ट का भी होगा नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 36 का जो सिंपल दिख रहा है हमें, वो ए ही ऑप्शन है ना, हैड, दैट ही हैड डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन, तो इसका जो 36 का ए पार्ट है। 37th, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस। अब देखो घुमा कर है, क्या है, उल्टा करना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। आमतौर पे हमें जब पेपर में एक क्वेश्चन आता है तो वो ऐसा ही दिखता है हमें, अब थोड़ा सा घुमाना है हमें। बोला है सुरेंद्र आस्क प्रशांत वेदर ही हैड वॉच, वेदर लगा है, पहचान लो यहाँ से वेदर है, मतलब वेदर हम कब यूज़ करते हैं, इन केस ऑफ इंटेरोगेशन के टाइम पे हम इस वेदर को यूज़ करते हैं। इंटेरोगेशन मैंने कहा था ना, इंटेरोगेशन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं WH वर्ड और एक होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले, और हेल्पिंग वर्ब में हम इफ़ या वेदर को यूज़ करते हैं। तो ये जो केस हमारा है इफ़ वाला है, वेदर वाला है। तो देख लो पहले वॉज वाला जो बी है ये तो देखते ही नहीं होगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब वाला है। अब कंपटीशन रहता है हमारा हैव, डिड और हैड में कि कौन सा वाला होगा। सुरेंद्र ने बोला है प्रशांत से, क्या बोला है कि ही हैड वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन प्रीवियस नाइट। दी प्रीवियस नाइट का मतलब क्या होगा, द लास्ट नाइट, लास्ट नाइट यहाँ पर भी है, लास्ट नाइट यहाँ पर भी, और यहाँ द प्रीवियस, तो ये डी वाला भी नहीं होगा। कंपटीशन सिर्फ सी और ए में है। अब ध्यान से देखो, लिखा है सुरेंद्र आस्क्ड, वेदर को हटा के क्या लिखा है, आस्क। आस्क तो ऐसे भी नहीं होगा ना, आस्क कब लिखते हैं हम लोग, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, है ना। सेट टू का
हम आस्क कब करते हैं, जब ये सेड टू डायरेक्ट में होता है और हम बनाते हैं इसका इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे तो ये भी नहीं होगा, तो बचता है कौन सा, देखते ही आपका आंसर आ गया। सुरेंद्र सेड टू प्रशांत, डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। देखते ही आंसर आ गया, कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। जो बच्चा समझदार होगा पहले वो इस आस्क को देख लेगा, इसका सेट टू कहाँ पर बना हुआ है, फिर वो देखेगा इस प्रीवियस नाइट वाले पार्ट को, ठीक है ना, और अपना आंसर दे देगा। 38th क्वेश्चन को देखो अब जरा ध्यान से। 30th क्वेश्चन बोला हुआ है फिल अप द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल, मतलब क्वेश्चन आपका मॉडल वर्ब का भी पेपर में आया हुआ है। ऑल कंपनी एम्प्लॉयज डैश अबाइड, देखो अबाइड के बाद बाई लगा है, बिल्कुल सही लगा, क्योंकि अबाइड टू नहीं होता, अबाइड बाई ही होता है। अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन, जब भी हम बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन की तो हमारी वर्ब यूज होती है मस्ट मॉडल वर्ब। अब क्या ऑप्शन में दे रखा है मस्ट आपको, देखो विल है, वुड है, कुड है, ओट टू, बट मस्ट नहीं है। लेकिन मस्ट के नियर चाहिए का एक और वर्ड था, एक था हमारा ओट टू वर्ड था। ओट टू भी तो कहीं ना कहीं मॉरल ऑब्लिगेशंस की बात करता है। मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब भी क्या होता है, आपकी ड्यूटीज जो फॉलो करते हैं ना। वहीं अगर हम वुड की बात करें तो वुड कब यूज करते हो आप लोग, कंडीशन के केस में, है ना। कंडीशनल सेंटेंस हो गए या कोई आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई, वहां लगाते हो आप वुड को। विल कब लगाते हो आप विल लगाते हो कब, जब आपका सेंटेंस किसमें होता है, फ्यूचर में होता है, और फ्यूचर की तो बात हो नहीं रही है। और कुड कब लगाते हो आप, एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को, जो सेंटेंस में नहीं बताया हुआ है अभी। यहाँ पे सेंटेंस में बात की हुई किसकी, सेंटेंस में बात की रूल्स एंड रेगुलेशन की। अब अगर मस्ट दिया होता तो आप आंखें बंद करके मस्ट ही लगाते। देखो अगर मस्ट और ओ टू होता ना साथ में दिया हुआ तो आप मस्ट ही लगा के आते, लेकिन यहाँ पे मस्ट नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका ओ टू बनेगा। तो आपको ए को टिक करके आना है, ठीक है। 39th क्वेश्चन आपका क्या रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल। अगेन मॉडल वर्ब का क्वेश्चन है। देखो 2 क्वेश्चन आए हैं इस बार मॉडल वर्ब के भी। 2 क्वेश्चन क्यों आए, क्योंकि पेपर है हमारा 24 मार्क्स का, तो डिवाइड करना पड़ेगा ना इनको। वैसे ही आई रन अ माइल इन 10 मिनट्स व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं जवान हुआ करता था तो मैं इतना भागा करता था। ये पास्ट का कोई हैबिट है, पास्ट का कोई एक्शन है। मैंने बताया जब भी पास्ट की हैबिट एक्शन तो हम वुड लगाते हैं, तो कैन तो नहीं होगा, कैन तो बताता है एबिलिटी को है, विल बताएगा फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को, और कुड क्या होता है, पास्ट ऑफ कैन होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए होगा, वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल। When no article is required, select no article among the given options। लिखा है मिस्टर अग्निहोत्री। मिस्टर अग्निहोत्री किसी का नाम है जो क्या है, एक प्रोड्यूसर भी है और फाइनेंसर भी किसी कंपनी का, जो कि कंपनी का नाम नाइकी है। अब कंपनी का नाम है तो द आर्टिकल आना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है हमारे पास दा। तो देख लो पहले ऑप्शन के एंड में दा कहाँ पे दे रखा है, एक ए में है और एक डी में है। तो आप पहले सी को काट दो और बी को काट दो, ठीक है ना। अब बोला है प्रोड्यूसर भी वही है और फाइनेंसर भी वही है ना। या तो ऐसे बोला होगा कि वही है, अगर देखो मैं यहाँ दा लगा दूंगी ना तो मतलब क्या है, ये अलग इंसान हो जाएगा मेरे लिए। यस और नो, कि मिस्टर अग्निहोत्री, या इसको अच्छा रहने समझ, इसको ऐसे समझ लो आप लोग। मिस्टर अग्निहोत्री, देखो दा तो आपने एंड में लगा दिया कि ना, कि इसकी बात चल रही है। अब आगे देखते हैं हम लोग। मिस्टर अग्निहोत्री जो क्या एक प्रोड्यूसर है, हु इज आ प्रोड्यूसर एंड द फाइनेंसर ऑफ द नाइकी कंपनी, ठीक है ना। हमने यहाँ पे आ क्यों लगाया, बिकॉज ये प्रोड्यूसर क्या है, एक नॉन स्पेसिफिक वर्ड है हमारे लिए। मैं कहती हूँ कि भाई मिस्टर जो ये अग्निहोत्री है वो एक प्रोड्यूसर है ना, इज वन ऑफ मैनी, कि बहुत सारों में से वो भी तो एक प्रोड्यूसर है ना, तो स्पेसिफिक नहीं है, तो दा नहीं लगेगा यहाँ पे आ लगेगा। कोई ऑप्शन में आ लगाया हुआ है यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में आ नहीं लगाया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ नहीं लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला केस तो बनता ही नहीं हमारा। अब इसको अगर मैं ऐसे देखूँ क्वेश्चन को ना, कि मिस्टर अग्निहोत्री हु इज द प्रोड्यूसर एंड फाइनेंसर ऑफ दी नाइकी, तो ये डी वाला भी सही है मेरा। अब बोलो डी क्यों लगाया मैंने यहाँ पर, क्योंकि जब मुझे अपना सीक्वेंस नहीं मिला तो मैंने डी क्यों लगाया। देखो मिस्टर अग्निहोत्री ही वो पर्सन है ना जो क्या है, प्रोड्यूसर भी है और फाइनेंसर भी है, ठीक है ना। तो एक ही पर्सन है। अगर मैं इस फाइनेंसर से पहले दा लगाती हूँ ना, अगर लगा, इसका मतलब क्या है, ये 2 पर्सन है, 2 पर्सन। और मैंने क्लास में करवाया था आपको ये चीज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी, जब 2 पर्सन होते हैं ना तो सेकंड पर्सन से पहले अगर आर्टिकल लग जाता है, इसका मतलब क्या, 2 पर्सन अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही पर्सन मिस्टर अग्निहोत्री, उसी की बात चली, तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा डी होगा 40th क्वेश्चन का। बट आप लोग भी मुझे कमेंट में आंसर करेंगे कि आपने क्या लगाया हुआ, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल आर्टिकल। ये भी आर्टिकल वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे नहीं होगा रिक्वायर्ड वहाँ पे आपको नहीं लगाना है। रिसेंट सर्वे हुआ है जिसने इंडिकेट क्या किया है कि नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रोइंग डे बाय डे, कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं नंबर उनका बढ़ता जा रहा है। तो रिसेंट सर्वे हुआ है तो यहाँ पे आना चाहिए आ। और रिसेंट सर्वे उसने इंडिकेट क्या किया है, देखो कि नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट बढ़ता जा रहा है ना, यही कहा है ना। तो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ दा आएगा ना, क्योंकि यही चीज़ बढ़ती, दा ही आएगा ना, कि ये नंबर ऑफ ड्रग्स जो बढ़ रहे हैं, तो पर्टिकुलर की बात की है ना यहाँ पे, तो आ और दा। ऐसे भी देखो एक में आ है और नो आर्टिकल तो होगा नहीं, और स्टार्टिंग में दा तो आना ही नहीं है, और स्टार्टिंग में नो आर्टिकल भी नहीं आएगा। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो क्या रहेगा, आपका सही रहेगा, ठीक है ना।
मेरे हिसाब से यहाँ पर ए ऑप्शन होगा। बाकी आप लोग भी अपने अपने कमेंट जारी रखिएगा। 42 क्वेश्चन जो है ये आपको दिया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। आपको पैसेज छोटा सा दे रखा है, पढ़ना है और आपको आंसर निकालना है। ट्रिक क्या रहती है, पहला क्वेश्चन देखो और हमेशा याद रखना कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट वाले पैरा के पहले पार्ट से ही मिल जाता है, ठीक है ना। हमारा जेकेसीसी में इतना डिफिकल्ट नहीं होता लेवल। अगर एसएससी की बात करें तो हाँ लेवल हाई हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट डज द फ्रेज इट्स गोल्डन रे स्ट्रेच्ड अक्रॉस द एक्सपेंस ऑफ द मीडो, इस फ्रेज का मतलब क्या है, ठीक है ना। हमें इसका आंसर देना है, ठीक है ना। पहले देखो, मैंने कहा आपको पैरा के फर्स्ट में ही होगा, तो ढूंढो। एज द सन असेंडेड टुवर्ड्स द होराइजन इट्स गोल्डन रे स्ट्रेच्ड अक्रॉस द एक्सपेंस ऑफ द मीडो। देखो मिल गया ना, हमें अपनी लाइन हमारी मिल गई है यहीं पे। तो मैंने वही कहा था आपको कि एसएसबी में लेवल डिफिकल्ट नहीं होता, आपको देखते आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ बोला ये फ्रेज का क्या मतलब है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है। गोल्डन रे किसकी बात हो रही है, देखो सन की बात हो रही है ना। जैसे सन आ रहा है होराइजन पे, उसी की जो रेज है वो क्या कर रही है, आगे पीछे हरियाली कर रही होगी शायद से, ठीक है ना। तो हमारा आंसर निकल गया। हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरे के पूरे पार्ट को। हम इसका आंसर कर सकते हैं टिक मार्क ए वाला कि द राइजिंग सन की बात चल रही है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन बोला है व्हाट डज देन प्रोनाउन देयर रेफर्स टू दिस फ्रेज देयर हार्मोनियस सिम्फनी इकोड थ्रू द मिडो। बोला है कि जो ये देयर वर्ड यूज हुआ है ना यहाँ पे, ये इस पूरे के पूरे सेंटेंस की जो फ्रेज है ना, इसमें क्या बात, किसकी बात कर रहा है। तो हम देखते हैं पहले ये देयर वर्ड दिया कहाँ पर है। ढूंढो सेंटेंस को जरा अच्छे से, क्या बोला हुआ एक बार फिर से देख लो इस चीज़ को। बोला हुआ है देयर हार्मोनियस सिम्फनी इकोड थ्रू द मिडो। तो ढूंढो इसको, कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर है। देखो ये देयर हार्मोनियस सिम्फनी इकोड थ्रू द मिडो ए टेस्टामेंट टू द ब्यूटी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। तो इस वाले पैरा को जब पढ़ लेते हैं, स्टार्टिंग से लिखा है अमिड्स दिस इडलिक सीन, इस इडलिक सीन के दौरान ए कोरस ऑफ बर्ड सॉन्ग्स फिल्ड द एयर विद मेलोडीज ऑफ जॉय एंड फ्रीडम। बर्ड्स की बात करें कि बर्ड्स ने क्या किया है, हवा में अपनी मेलोडी को अपनी आवाज़ से बिखेर दिया हुआ है। फ्रॉम द ट्री टॉप्स ऑफ द ग्रासी नॉल्स feathered creature filtered and fluttered, the color plunges and vibrant contrast against the verdant backdrop। कहीं ना कहीं यहाँ पे बर्ड्स की बात हुई है ना, कि बर्ड्स ने क्या किया है ना, और उन्हीं की देयर मतलब इन्हीं बर्ड्स को डिस्क्राइब करा है ना यहाँ पे देयर। तो ये देखो ऑप्शन में बर्ड्स दे रखा है, यस दे रखा है, तो आपका जो ए पार्ट है ना यहाँ पे वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता आरसी पे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको सीधा जंप करना होता है सेक्शन पे अपने, और उसको लिंक करना आना चाहिए, ठीक है ना। हमसे स्पेसिफिकली यहाँ पे इस देयर वर्ड का पूछा तो मैंने उसी देयर वर्ड के पैराग्राफ को पकड़ा और उसी के आगे पीछे इस सेंटेंस को उसको लिंक किया, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला है सेलेक्ट ए होमोफोन इन द बिलो सेंटेंस। पहले चीज़ होमोफोन क्या होते हैं पता होना चाहिए। होमो सिमिलर, फोन मतलब साउंड की बात होती है। ऐसे वर्ड है ना जो सेम प्रोनाउंस होते हैं बट उनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग होते हैं। जैसे मैं कहती हूँ सन और सन, जब प्रोनाउंस किया दोनों में सन और सन नहीं आ रहा, लेकिन स्पेलिंग इसका अलग है, इसका अलग है, मीनिंग भी इसका अलग है, इसका अलग है। एक सन होता है सूरज, एक सन का मतलब बेटा, है ना। तो इनको हम कहते हैं होमोफोन। डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन सेम साउंड निकलती है, ठीक है। जैसे वीक और वीक, सी और सी, तो हमें वही बोला। यहाँ पे आपको एक लाइन दे रखी है एज द सन असेंडेड टुवर्ड्स द होराइजन its golden rays stretched across the expanse of the meadow, painting the landscape in warm hues of orange and pink। आपको बोला है इस लाइन में कि होमोफोन बताओ पूरी की पूरी लाइन में क्या दिया हुआ है। अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ ना इस क्वेश्चन को, तो मुझे यहाँ पे लैंडस्केप कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, सन असेंडेड टुवर्ड्स द होराइजन, है ना। सेलेक्ट होमोफोन इन द गिवन सेंटेंस। तो होमोफोन यहाँ पे जो है होराइजन वर्ड ही निकल के आ रहा है। क्यों निकल के आ रहा है होराइजन, देखो इसको जब लिखती हूँ मैं होराइजन, इसको हम ऐसे भी तो कहते हैं ना, हाई राइज ऑन होराइजन, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर जो है होमोफोन कौन सा निकल के आ रहा है, होराइजन, क्योंकि यहाँ पे ना ही लैंडस्केप का है, ना ही वार्म का निकल के आ रहा है, और ना ही सन का, ठीक है ना। वैसे सन को भी हम देख सकते हैं एज द सन ascended towards the horizon। सन ही तो जा रहा है ना towards the horizon, तो यहाँ पे horizon ही आएगा, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना, इसका ए पार्ट ही है, ठीक है। 45th क्वेश्चन बोला है पिक आउट द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द गिवन बिलो। अब जिसने क्लॉज पढ़े होंगे टॉपिक उसी को पता चलेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। दो क्लॉज होते हैं हमारे पास, एक होता है प्रिंसिपल जिसको हम मेन क्लॉज बोलते हैं, और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको हम बोलते हैं साइड का क्लॉज, ठीक है ना। अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज वो वाले क्लॉज होते, देखो क्लॉज पहले क्या होता है जिसके पास अपना खुद का सब्जेक्ट भी होता है और खुद की अपनी वर्ब भी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्लॉज, ठीक है ना। क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है और खुद का वर्ब भी होता है, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लॉज। अब बोला है यहाँ पे इफ़ यू वर्क ऑन संडे आई विल
लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, अगर तुम संडे को काम करोगे तो मैं बच्चों को देख लूंगा या देख लूंगी, यही कहा हुआ है सेंटेंस में। अब आपको इसमें से बोला है आपको सब ऑर्डिनेट क्लॉज को यहाँ पे पता करना है, ठीक है ना। तो पहली चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे कि यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है ना, हमेशा सेंटेंस में ये होता है इंडिपेंडेंट, इसको किसी की जरूरत नहीं होती है अपनी बात को कहने के लिए, ठीक है ना। लेकिन सब ऑर्डिनेट क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। देखो दोनों के पास क्या होता है, खुद का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपना होता है, जिसमें कहती हूँ इफ यू आर फ्री, ये खुद में कंप्लीट नहीं है ना, क्या तुम फ्री है ना। अगर मैं लिखती इसको इफ यू आर फ्री वी विल गो, अगर तुम फ्री हो तो हम जाएंगे। और आपने देखा होगा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, ठीक है ना। तो ऐसे क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना। सेम हमारा मेन क्लॉज भी क्या होता है, उसके पास भी अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, लेकिन उसको किसी चीज़ को अपने आप को फुलफिल करने की जरूरत नहीं होती, वो ऐसे भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ बोला है आपको खाली पहचानने को क्या, सब ऑर्डिनेट क्लॉज को। तो यहाँ बोला इफ़ यू वर्क ऑन संडे आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, सब ऑर्डिनेट क्या हो गया, जिसको किसी पार्ट की जरूरत होती है ना। और नॉर्मली ये इफ वेदर से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पहला है ना, इफ़ यू वर्क ऑन संडे, ये वाला आपका है क्या, सबऑर्डिनेट। देखो कहाँ ऑप्शन में दे रखा है, यस, आपका जो डी पार्ट है यहाँ पे आंसर बन गया, ठीक है ना। क्या कहा मैंने आपको, सबऑर्डिनेट वो क्लॉज होता है जो डिपेंड होता है किस पे, अपने प्रिंसिपल क्लॉज पे होता है। और नॉर्मली ये इफ वेदर ऐसे पार्ट से शुरू होते हैं और ये खुद में कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं हमें। जैसे इफ यू आर फ्री, क्या यू आर फ्री, हमें पता नहीं है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब मैं लिखूंगी सेंटेंस को शी राइट्स लेटर या शी स्टेज एट होम, मतलब वो खुद में कंप्लीट है ना, और साथ में उसके पास अपना सब्जेक्ट वर्ब भी है, तो वो क्या हमारा मेन क्लॉज यानी हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। वैसे ही नेक्स्ट बोला है आपका 46 क्वेश्चन बोला हुआ है अब आपका कि पुट पिक आउट द रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज को हम बोलते हैं एडजेक्टिव वाला भी, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव वाला भी। अब अगर आपने क्लॉज पढ़ा होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे 3 तरह के होते हैं, एक हो गया नाउन क्लॉज, एक हो गया एडजेक्टिव क्लॉज और एक हो गया एडवर्ब क्लॉज, ठीक है ना, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन ये बोला है कि द कैट विच स्क्रैच्ड माई मम इज वाइल्ड, आपको खुद से पहचानना है। देखो पहली बात, कोई भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ना, वो स्टार्ट ही किससे होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ से वो स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको हमारी लेक्चर देखने पड़ेंगे, जैसे वेदर हो गया, इफ हो गया, बिकॉज हो गया, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ से उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे जैसे विच हो गया आपका, तो ये विच स्क्रैच्ड बाई मम है ना, ये हमारा दिख ही रहा है हमें क्या है, ये ऐसे भी हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज का पार्ट है हमारा, ठीक है ना। अब आपको बोला है कि आपको पहचाना है रिलेटिव क्लॉज, इसमें क्या है, द कैट विच स्क्रैच्ड माई मम इज वाइल्ड, कैट तो हमारा नाउन है ना, जो कैट थी उसने क्या किया, उसने स्क्रैच किया मेरी माँ को, और वो कैट कैसे जंगली थी। अभी कैट तो खुद में नाउन है ना, लेकिन हमसे नाउन की नहीं, हमसे रिलेटिव क्लॉज की बात, तो रिलेटिव क्लॉज क्या होगा, जिसने स्क्रैच किया मेरी माँ को, है ना। तो यहाँ पे जो ये होगा आपका स्क्रैच्ड माई, स्क्रैच्ड विच स्क्रैच्ड विच से होगा पूरा। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन चालाकी क्या की हुई है, यहाँ पे चालाकी ये की, यहाँ पे लिखा है स्क्रैच्ड माई मम, तो बच्चे इतने पार्ट को सोचते हैं, लेकिन नहीं, हमेशा हमारा जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो कुछ बेसिक टर्म से स्टार्ट होता है, जैसे विच हो गया हमारा, है ना, तो आपको वहाँ से स्टार्ट करना। तो ये विच स्क्रैच्ड माई मम होगा पूरा का पूरा पार्ट, तो आपको इस हिसाब से अपना बी को टिक करके आना है, ना कि डी को, ठीक है ना। तो 46 का जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, बी पार्ट। आई होप समझ आ गया होगा। बाकी इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना होगा तो आपको यूट्यूब, आपको अपना ऐप लेना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ये प्रॉपर समझाया जाएगा, ठीक है। टॉपिक फिलहाल आप मान के चलो 2 क्वेश्चन आपके किसके आए थे, 2 क्वेश्चन आपके क्लॉज के, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। 47 क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ वर्ड। अब एंटोनियम मतलब अलग वर्ड, अपोजिट वर्ड बोला है। इस आपको जो सेंटेंस में एक बोल्ड लेटर में वर्ड लिख के दिया है ना, उसका लिखना है आपको एंटोनियम, ठीक है ना। और उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हुए हैं। पहले लिखा क्या स्टेटमेंट, द स्कूल प्रिंसिपल शोड लीनियंसी टू द स्टूडेंट्स हु अराइव लेट फॉर क्लास, कॉमा अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस दे फेस विद ट्रांसपोर्टेशन। स्कूल प्रिंसिपल ने क्या किया, उसने लीनियंसी शो की है बच्चों को जो लेट आते हैं क्लास में, अंडरस्टैंड करके कि वो जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं अपने गाड़ी के चक्कर में, ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं जो स्कूल प्रिंसिपल था वो लीनियंट है। लीनियंट का मतलब क्या होता है, टॉलरेबल है, वो टॉलरेंस है, जेंटल है कहीं ना कहीं, है ना। अब आपको बोला इस लीनियंसी का ही आपको बोला है अपोजिट। मैंने कहा ये टॉलरेबल है, इसका मतलब है ना, जो टॉलरेंस इसमें होती है उसको हम बोलेंगे लीनियंट, ठीक है ना। तो इसका उल्टा आपको देखना है। तो यहाँ पे दिख रहा है सामने ही, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक वर्ड वेनेगेंस। जिसने पढ़े होंगे एंटोनियम सिनोनियम उनको पता चल जाएगा कि वेनेगेंस जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है पनिशमेंट देना किसी को,
क्रूअल, आप इसको ऐसे रिलेट करो। और देखो वहीं फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है? समवन हु इज चैरिटेबल इन हिज एक्ट, या बोलो कॉमिसरेशन भी क्या होता है? समवन जो किसी के लिए सिंपैथेटिक फील करता होगा, या उसमें वो आदत होगी, है ना। तो ये और ये तो नहीं है हमारे, और ऑल्ट्रिज्म भी नहीं हमारा, तो बचता ही क्या हमारा बचता ही बेनेगेंस, बिकॉज इसका ही क्या होता है, लीनियंसी का उल्टा मतलब बेनेगेंस का ही होता है, ठीक है ना। लीनियंसी मतलब टॉलरेंस और बेनेगेंस मतलब पनिशमेंट, उल्टा, ठीक है। अब बोला नेक्स्ट सिनोनियम, मतलब कहीं ना कहीं आपको सिमिलर वर्ड देना है सॉलिलिकी का। अब सॉलिलिकी होता क्या है? ऐसी कोई भी स्पीच जो कोई करेक्टर देता है ना बेसिकली, जिसमें खुद से अपने फीलिंग्स को स्टेज पे बयां करता है, थॉट्स को अपने एक्सप्रेस करता है, उसको हम कहते हैं सॉलिलिकी। अकेला जो बंदा बोल रहा है, अब जो अकेला बोल रहा है आपको बोला उसका सिमिलर बताओ, तो यहाँ पे दिख रहा है ना मोनोलॉग। मोनोलॉग भी क्या होता है? जो इंसान अकेले स्पीच कर रहा है। वहीं डायलॉग मतलब दो लोग कर रहे होते हैं, तो देखते ही आंसर आ रहा है, बाकी तो ऐसे भी गलत हो गए आपके, तो हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है बाकी पार्ट्स पे अपना, ठीक है। 49th क्वेश्चन क्या है? चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट विल मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है ना। आपको चूज करने दो वर्ड जो सेंटेंस में ग्रामेटिकली फिट हो जाएंगे। द मोर्नफुल मतलब कोई बुरी सिचुएशन है अब यहाँ पे, ऑफ द ग्रीविंग विडो स्लैश थ्रू द एम्प्टी हॉल्स ऑफ द ओल्ड मैंशन। अब यहाँ पे बोला है आपको वर्ड लगाने हैं। देखो क्राइज तो फिलहाल नहीं बैठेगा यहाँ पे, क्राई का मतलब होता है रोना, ठीक है ना। विस्पर खुसफुस करने को बोलते हैं विस्पर, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो ई कोड कहाँ पे दे रखा है? ई कोड, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला ऑफ द ग्रीविंग विडो थ्रू द एम्प्टी हॉल्स ऑफ द ओल्ड मैंशन, मतलब कोई दुखी चीज़ है, कोई दुखी आवाज़ है किसी एक ग्रीविंग विडो की, जो रोती विडो है उसकी है, जो क्या कर रही है? एम्प्टी हॉल में गूंज रही है। गूंजने को हम बोलते हैं एक ही वर्ड ई कोड। ई कोड कहाँ पर है आपका? एक ए पार्ट में और एक डी पार्ट में, तो सी ऐसे भी कट गया, बी ऐसे भी कट गया। अब विस्पर तो नहीं कर रही है, खुसफुस तो नहीं कर रही है, डेफिनेटली जो मोनफुल आवाज़ उसकी वो वेल कर रही है ना। यहाँ वर्ड आएगा WAIL। इस वेल का मतलब ही क्या होता है? लाउड, चिल्ला के रोना, ठीक है ना। लाउड क्राई बोलो इसको, जो जोर से रोते हैं, और जो जोर से रोते हैं वही तो इको करेगी आवाज़ पूरे हॉल में ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका ए पार्ट है। ए इज द राइट ऑप्शन, वेल्ड एंड ई कोड। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर्स। 50th क्वेश्चन है, अगेन चूज द पेयर ऑफ वर्ड दैट मेक सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। सेम है वही, दो क्वेश्चन आए हुए हमारे सामने। शी डिस्क्राइब दैट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश आर कनेक्टेड विद डैश लाइक ड्रग्स और गेमिंग। उसने डिस्क्राइब क्या किया है कि जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कनेक्टेड है किसके साथ? गेमिंग और ड्रग्स के साथ। देखो अब यहाँ पर आपको वर्ड चूज करना है। यहाँ बोला शी डिस्क्राइब दैट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कोई गलत काम हुआ है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो मतलब ऑफेंस वर्ड आ गया ना। अब यहाँ पर एक ऑफेंस वर्ड भी हो सकता है, मिसकंडक्ट भी आ सकता है, ठीक है ना। फॉर मिसकंडक्ट आर कनेक्टेड विद डैश लाइक ड्रग्स एंड गेमिंग, तो बेनिफिट की बात तो नहीं, ड्रग्स नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है तो बेनिफिट की बात तो नहीं होगी ना यहाँ पे, तो बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? वाइज होगा, क्योंकि वाइज का मतलब ही क्या होता है? बैड एट्रीब्यूट बोल लो, बैड क्वालिटीज बोल लो, वर्च्यू होती है अच्छी क्वालिटीज, है ना। तो यहाँ पे जो 50th का क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका 50 क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका डी पार्ट होगा। अब सेंटेंस को बना के देख लो एक बारी आप। शी डिस्क्राइब दैट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफेंसेस, जिन्होंने कोई गलत काम किया है, दे आर कनेक्टेड विद वाइस लाइक ड्रग्स एंड गेमिंग, ठीक है ना। 51 क्वेश्चन को देखते हैं अब अपने। उसमें कहा है चूज द करेक्ट ईडियम। ईडियम एंड फ्रेजेस आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं रहता है, और 2 पेपर में इस बार आए हुए हैं, अदरवाइज एक तो आता ही है। अगर पेपर 10 मार्क्स का होता तो एक तो आता ही आता है, ठीक है। तो बोला है टू शो द वाइट फिदर, इसका मतलब क्या होता है? तो देखते ही आंसर आना चाहिए हमारे सामने। टू शो द वाइट फिदर मतलब टू एक्ट एज कावर्ड, जो कावर्ड की तरह काम करे, उसी के लिए हम ये यूज़ करते हैं। बाकी इसको आप खुद से भी चेक करना ईडियम फ्रेजेस को, ठीक है ना। और जब हमारी की आएगी तो हम उस पर भी चेक कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन जो है अगेन सेम है, ईडियम का क्वेश्चन है। बोला ब्रेक द आइस, कहीं ना कहीं ब्रेक द आइस का मतलब ब्रेक द साइलेंस को भी बोल सकते हैं, राइट। लेकिन अब यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या दे रखे हुए हमें, टू रिमूव द टेंशन एट ए फर्स्ट मीटिंग। यस, इसका यही बनता है, टू ब्रेक द साइलेंस मतलब टू रिमूव द टेंशन एट ए फर्स्ट मीटिंग, ठीक है ना। तो 52 का जो रहेगा वो आपका रहेगा ए पार्ट, ठीक है ना। 53rd क्वेश्चन जो बोला है अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, देखो इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रेपोजिशन से। बोला है वी शुड प्रिवेंट डैमेज एंड थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें बचाना चाहिए डैमेज और जो चोरियां हो रही हैं पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू तो नहीं आएगा, टू हम बताते हैं पोजीशन के लिए, या आप बोलो डायरेक्शन बताने के लिए बताते हैं। एट फिक्स पोजीशन की बात करता है कि हम कहते हैं यहाँ अगर हम बोलेंगे एट तो मतलब होगा वी शुड प्रिवेंट डैमेज एट, तो गलत बन गया सेंस। वी शुड प्रिवेंट डैमेज ऑन सरफेस मीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आएगा वर्ड ऑफ। ऐसे भी जो ऑफ वर्ड है ये पोजीशन ओनरशिप की बात करता है हमारे साथ, ठीक है ना, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी की बात क्यों ना हो रही हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑफ आएगा क्योंकि रिश्ता बताता है ऑफ, मैंने आपको कहा भी था कि ऑफ शोज रिलेशन। वहीं अगर हमें दिया होता OFF दैट शोज सेपरेशन, ठीक है।
54th क्वेश्चन बोला हुआ है, ही अगेन है क्वेश्चन जो हमारा है, ये प्रपोजिशन का ही क्वेश्चन है आपका सामने फिर से आया हुआ। बोला हुआ है कि ही इंसर्टेड अ नीडल ब्लैंक द क्लोज पेटल ऑफ फ्लावर, उसने इंसर्ट किए नीडल कहाँ पे, क्लोज पेटल ऑफ फ्लावर के बीच में, है ना। सेंस क्या है, बीच में, तो बिटवीन आ जाएगा ना, देखते हैं बिटवीन है यहाँ पे, तो ये जो डी पार्ट है, ठीक है ना। एट तो यूज़ नहीं होगा, एट हम लोकेशन डायरेक्शन की बात करने के लिए यूज़ करते हैं, अपॉन भी हम सरफेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में तो फिट नहीं हो रहा कि हम बोलेंगे ही इंसर्टेड नीडल अपॉन उसके ऊपर जाके, ऐसा तो नहीं हो रहा सेंस हमारा, है ना। तो यहाँ पे जो आपका बेस्ट बैठेगा ऑप्शन वो है बिटवीन, ठीक है। 5 आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है आपका, ठीक है ना। और क्वेश्चन बोला है, अरे वाह, पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लीज हेल्प द नीडी एंड पुअर पीपल, प्लीज से स्टार्ट हुआ है ना, प्लीज से स्टार्ट हुआ है। तो आपको इसका बनाना है क्या, पैसिव बनाना है। देखो अब इसका ना इन्होंने भी गड़बड़ कर दी है, ये प्लीज बोलो, एडवाइस बोलो, इसका हम ऐसे भी बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू हेल्प द नीडी एंड पुअर पीपल, ठीक है ना। और इसका ये भी बन सकता है जो सी लिखा है ना, लेट द नीडी एंड द पुअर पीपल बी हेल्प्ड, ठीक है ना। अब ये पुअर पीपल की बात की हुई है, आमतौर पर जब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना हेल्प वाले, तो उसमें सी ही लगाते हैं, लेट से स्टार्ट, वो क्वेश्चन लेट से ही बनते हैं, ठीक है ना। आमतौर पे जब पेपर में ये क्वेश्चन बनते हैं ना लेट वाले, सॉरी प्लीज़ और हेल्प वाले, तो इनके जो वो आमतौर पे बनाते हैं ऑप्शन जो बनाते हैं वो उसमें उसको लेट से ही बिगिन करते हैं, ठीक है ना। तो अभी इस वाले क्वेश्चन का जैसे हम क्या एक समझाती हूँ एग्जाम्पल में क्या कहना चाह रही हूँ, लिखा होता है ऐसे, लेट अस हेल्प द पोर, इसका क्या बनाते हैं हम लोग, द पोर शुड बी हेल्प, ऐसे मतलब ना शुड लगाते हैं हम लोग, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका इस क्वेश्चन का मुझे भी डाउट है 55th का, कि यहाँ पर इन्होंने बी दे रखा है या सी दे रखा है। अब जब आंसर की आएगी तो इस 55th क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही सही हैं। और अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ तो मेरे को लगता है जो बेस्ट वन आएगा वो सी ही आएगा। बाकी देखते हैं, और आप लोग भी अपने कॉमेंट कीजिएगा ताकि हम देखेंगे कि बेस्ट वन कौन सा रहता है ऑप्शन, ठीक है ना। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज इंग्लिश पेपर जो पटवारी में आया था। डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन आप ये कह सकते हो कंफ्यूजिंग था, बिकॉज वर्ड्स में बड़ा कंफ्यूजन था। जैसे आप इसी क्वेश्चन को देख लो, 55th को ही कन्फ्यूजन था हमारे सामने दो ऑप्शंस को लेके, ठीक है ना। तो ऐसे ही पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन जिनने पढ़ा होगा उनके लिए ईजी ही रहा होगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। बाकी आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वो आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर मेरे से कोई क्वेश्चन गलत हो गया होगा तो उसका भी मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है ना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।